जय हिंद फ्रेंड्स। तो आइए जानते हैं दक्षिण भारत में संगम कालीन प्रमुख 3 राजवंश, जिसमें है चोल, चेर तथा पांड्य। ये तीनों राजवंश बहुत ही प्रमुख है, एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही प्रमुख है। तो आइए इनके बारे में हम सब विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे पांड्य राजवंश के बारे में। पांड्य राजवंश को अगर देखेंगे तो इसमें क्या है कि पांड्य राज्य का उल्लेख सर्वप्रथम मेगस्थनीज ने किया है। अगर किसी ने पांड्य राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख किया है तो वो है मेगस्थनीज। उसने कहा है कि उनका राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध है। जो पांड्य राज्य है वो मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। पांड्य का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन अर्थात पुराना। पांड्य का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन अर्थात पुराना प्रदेश। पांड्य राजवंश का प्रारंभिक उल्लेख पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिलता है। मेगस्थनीज पांड्य राज्य का उल्लेख माबर नाम से किया है। पांड्य राज्य भारतीय प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। इसमें अनुमानतः तमिलनाडु के आधुनिक तिरुन्नवेली, रामनद और मदुरै जिले शामिल हैं। अर्थात तमिलनाडु की ये जो जिला है, लगभग 3 जिला है, तिरुन्नवेली, रामनद और मदुरै। ये माना जाता है कि ये जो पांड्य राजवंश था इन्हीं 3 जिलों में था। इसकी राजधानी मदुरै में थी। तमिल परिषदों में संकलित साहित्य में भी, जो संगम नाम से विख्यात है, पांड्य राजाओं का उल्लेख है। जो तमिल परिषद में अर्थात संगम कालीन जो साहित्य हैं उनमें भी पांड्य राजाओं का उल्लेख है। पांड्य राजवंश का प्रतीक चिन्ह कार्प है। कार्प अर्थात एक प्रकार की मछली होती है। जो कार्प होती है वो एक प्रकार की मछली का नाम है। तो अगर देखा जाए तो पांड्य राजवंश का जो प्रतीक है वो क्या है? वो एक मछली है जिसका नाम कार्प है। अब पांड्य राजवंश में हम देखेंगे प्रमुख शासक कौन कौन से शासक हुए, उनके क्या कार्य थे। तो प्रमुख शासक में जो पहले शासक है नेडियोन, पांड्य वंश के जो पहले शासक हैं वो है नेडियोन। इनका शासनकाल है 210 ईस्वी। पांड्य वंश का यह प्रथम शासक था। नेडियोन का अर्थ लंबा आदमी है। नेडियोन का जो शाब्दिक अर्थ है वो है लंबा आदमी। नेडियोन ने पहरुली नदी को अस्तित्व प्रदान किया था। समुद्र की पूजा भी इसने प्रारंभ करवाई, परंतु इसकी ऐतिहासिकता संदिग्ध है। ध्यान देना, नेडियोन ने समुद्र की पूजा प्रारंभ करवाई, लेकिन जो ऐतिहासिक साक्ष्य है वो संदिग्ध है, पूरी तरह से स्पष्ट जानकारी नहीं प्राप्त है। इसके बाद है पलसालय मुदुडुमी। पलसालय मुदुडुमी, इसे पांड्य वंश का प्रथम ऐतिहासिक शासक माना जाता है। पलसालय का अर्थ अनेक यज्ञशालाएं बनाने वाला होता है। इसने अनेक यज्ञ किए तथा महेश्वर की उपाधि धारण की। पलसालय ने अपनी जो एक उपाधि धारण की जिसे आप कह सकते हैं महेश्वर, अर्थात पलसालय ने महेश्वर की उपाधि धारण की। और पलसालय का अर्थ होता है अनेक यज्ञशालाएं बनाने वाला। इसके बाद आते हैं नेडुंजेलियन। नेडुंजेलियन जो है यह सबसे प्रसिद्ध पांड्य शासक था। इसके समय का प्रसिद्ध युद्ध तलैयालंगानम का युद्ध था। ध्यान देना, नेडुंजेलियन के समय का एक प्रमुख युद्ध है जो इस युद्ध का नाम है तलैयालंगानम का युद्ध। अच्छा, इसमें जो वर्ड है, जो शब्द हैं, शासक के भी जो शब्द हैं, उनके जो कार्य के शब्द हैं, ये बहुत ही टफ है क्योंकि ये दक्षिण भारत से रिलेटेड है। तमिल ऐसे शब्द वहाँ के बहुत कठिन होते हैं, इसलिए ऐसे ही शब्द हैं। तो इनको आसानी से पढ़ने के लिए इनको 2-3 बार रिपीट करना पड़ता है। 2-3 बार आप पढ़ लेंगे तो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा और याद भी हो जाएगा। तो नेडुंजेलियन के समय जो युद्ध हुआ उसका नाम है तलैयालंगानम। तलैयालंगानम का युद्ध 290 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में विजयी होने के कारण नेडुंजेलियन बहुत प्रसिद्ध हुआ। इस युद्ध में उसने चोल व चेर शासकों एवं अन्य 5 मित्र सामंतों के गुट को पराजित किया, अर्थात काफ़ी लोगों को पराजित किया। इसीलिए तलैयालंगानम युद्ध जो है बहुत प्रसिद्ध है। और इसी युद्ध में उसने चेर शासक से अर्थात हाथी की आँख वाला, से अर्थात हाथी की आँख वाला को बंदी बनाकर पांड्य राज्य के बंदी गृह में डाल दिया। चेर शासक से को बंदी बनाकर उसने जो है
पांड्य राज्य चेर शासक से को बंदी बनाकर पांड्य राज्य के बंदी गृह में डाल दिया, अर्थात जेल में डाल दिया। इस विजय के पश्चात इसने तलैया लंगानम की उपाधि धारण की। ध्यान देना, चेर शासक से को जेल में डालने के बाद, अर्थात बंदी गृह में डालने के बाद उसने उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि? तलैया लंगानम की उपाधि। प्रसिद्ध ग्रंथ मदुरै कांच में नेडुजेलियन के कुशल शासन का विवरण प्राप्त होता है। मदुरै कांची में नेडुजेलियन के कुशल शासन का विवरण प्राप्त होता है। वह कवियों एवं विद्वानों का संरक्षक था। नक्कीरर व मामुंडी रुदन जैसे कवि इसके आश्रित थे। इसी के काल में सिलप्पादिकारम के नायक कोवलन को मृत्यु दंड दिया गया था। ध्यान देना, इसी के काल में जो है, अर्थात किसके काल में? नेडुंजेलियन के काल में। नेडुंजेलियन के काल में सिलप्पादिकारम के नायक कोवलन को मृत्युदंड दिया गया था। इसके बाद है वैरिवर सेलीय कोरकई। वैरिवर सेलीय कोरकई। नेडुंजेलियन की मृत्यु के बाद इसका छोटा भाई कोरकई सिंहासन पर बैठा। ऐसा माना जाता है कि इसकी मृत्यु भित्ति चित्रों को देखते हुए हुई थी। भित्ति चित्र, जो चित्र बने हुए थे दीवार पर, उनको देखते हुए माना जाता है कि इसकी मृत्यु हुई। इसलिए इसे चित्तिर मरद तुरंतु जीव मरण के नाम से जाना जाता है। एक थोड़ा लंबा नाम है, इसलिए मैं छोटा छोटा करके पढ़ रहा हूँ। इसे आप भी ऐसे ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि इतना लंबा नाम है, इसे 3-4 बार पढ़ने पड़ेगा तभी याद होगा। जैसे कि चित्तिर मरदत्रु तुंजीव मरण के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है नल्लीव कोडन। नल्लीव कोडन जो है यह संगम युग का अंतिम पांड्य शासक था। ध्यान देना, संगम वंश का अंतिम पांड्य शासक का नाम है नल्लीव कोडन। इसका प्रमाण नत्तनार की कविता में मिलता है। पांड्य राजाओं को रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार में लाभ होता था। इसने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में राजदूत भेजे थे। रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में किसने राजदूत भेजे? नल्लीव कोडन ने। अब हमने पांड्य वंश देख लिया, अब देखते हैं चोल राजवंश। चोल राजवंश को देखते हैं। चोल राज्य मध्यकाल के आरंभ में चोल मंडलम अर्थात कोरोमंडल कहलाता था। यह पेन्नार और वेल्लारू नदियों के मध्य में पांड्य राज्य क्षेत्र के पूर्वोत्तर कोण में था। उनकी राजनीतिक सत्ता का केंद्र उरैयूर था, जो सूती वस्त्र के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। चोल राजवंश का राजकीय चिन्ह बाघ था। ध्यान देना, जो पांड्य राजवंश का राजकीय चिन्ह है वो है मछली, लेकिन चोल राज्य का राजकीय चिन्ह है बाघ। अब चोल राजवंश के प्रमुख शासकों को देखते हैं। तो इनमें जो पहले शासक हैं उनका नाम है उरुहप्पहर्रे इलनजेतचेन्नी। एक बार फिर से पढ़ते हैं, उरुहप्पहर्रे इलनजेतचेन्नी। उरुहप्पहर्रे और इलनजेतचेन्नी, नाम ही इनके बहुत बड़े लंबे हैं। तो यह चोल राजवंश का प्रथम ऐतिहासिक शासक था, जिसकी राजधानी उरैयूर थी। कहा जाता है कि यह राजा युद्ध में अपने सुंदर रथों के लिए प्रसिद्ध था। उरैयूर जो राजा है ये अपने समय में सुंदर रथों के लिए प्रसिद्ध था, बहुत सुंदर रथ लेकर चलता था। ईसा पूर्व 2री सदी के मध्य में एलारा नामक चोल राजा ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की और लगभग 50 वर्षों तक शासन किया। इसके बाद आते हैं करिकाल। ये चोल राजाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। इसका शासनकाल लगभग 190 ईस्वी माना जाता है। करिकाल का अर्थ पांव जला व्यक्ति। करिकाल का अर्थ होता है पांव जला व्यक्ति, जिसका पांव जला हो। करिकाल ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। करिकाल ने पुहार कावेरीपट्टनम की स्थापना की तथा अपनी राजधानी उरैयूर से कावेरीपट्टनम स्थानांतरित कर दी। सिलप्पादिकारम में करिकाल की पुत्री आदिनंदी के विषय में सूचना मिलती है। सिलप्पादिकारम ग्रंथ है, इससे ये आदिनंदी, करिकाल की पुत्री का नाम है आदिनंदी, इसकी जानकारी प्राप्त होती है। आदिनंदी का विवाह चेर राजकुमार आत्तन अत्ती के साथ हुआ। आदिनंदी की जो पुत्री है
सिलप्पाधिकारम की जो पुत्री आदिनंदी, उसका विवाह जो है चेर राजकुमार आत्तन अत्ती के साथ हुआ। करिकाल ने पुहार की स्थापना की और कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया। इसका निर्माण 12,000 गुलामों से कराया गया। जो कावेरी नदी के किनारे बांध बना 160 किलोमीटर, उसका जो निर्माण हुआ उसमें 12,000 गुलामों ने काम किया, जिन्हें श्रीलंका से बंदी बनाकर लाया गया था। जो गुलाम थे वो श्रीलंका से बंदी बनाकर लाए गए थे। पुहार की पहचान कावेरी पट्टनम से की गई है, जो चोलों की राजधानी थी। चोलों की राजधानी कावेरी पट्टनम भी थी। यह व्यापार और वाणिज्य का बहुत बड़ा केंद्र था। उसका गोदी बड़ा अर्थात बंदरगाह बहुत विशाल था। इसके बाद हैं पेरुनर किल्ली। जो पेरुनर किल्ली है, यह अत्यंत पराक्रमी चोल शासक था। पेरुनर किल्ली अत्यंत पराक्रमी चोल शासक थे और चोल राजाओं में इसी ने राजसूय जैसे महान यज्ञ का अनुष्ठान किया था। तो राजसूय यज्ञ करने वाला जो शासक है वो है पेरुनर किल्ली। इसके बाद आते हैं सेनगणान। इसके विषय में प्रचलित था कि पूर्व जन्म में यह मकड़ा था। ध्यान देना, इसके विषय में लोग कहते थे कि यह पूर्व जन्म में मकड़ा था। जो सेनगणान है यह पूर्व जन्म में मकड़ा माना जाता था। इसने अपने संपूर्ण राज्य में 100 मंदिरों का निर्माण करा। शिव अर्थात शिव शंकर जी के मंदिरों का निर्माण कराया। कल्लीवल्ली नामक पुस्तक के अनुसार इसने एक युद्ध में चेर राजा कड़ैक्काल को पराजित कर बंदी बना लिया था। सेनगणान ने चेर राजा कड़ैक्काल को पराजित कर बंदी बना लिया था। ये कहाँ से पता चलता है? ये कल्लीवल्ली नामक पुस्तक से पता चलता है। परंतु चेर राजा के मित्र पोपगय ने चोल विजेता की प्रशंसा कर चेर राजा को मुक्त करा लिया, अर्थात उनकी प्रशंसा की, भाई आप बहादुर हैं और अब आप छोड़ दीजिए, तो उन्होंने दयापूर्वक छोड़ दिया था। चोलों के वैभव का मुख्य स्रोत सूती कपड़े का व्यापार था। इनके पास कुशल नौसेना भी थी। चोलों का जो मुख्य स्रोत था वो सूती कपड़े का व्यापार था। इनके पास कुशल नौसेना अर्थात जो नौसेना अर्थात जल वाली सेना जो थे वो बहुत ही कुशल थे, ताकतवर थे। अब चोल के बाद हम देखते हैं चेर राजवंश। चेरों और पांड्यों ने चोलों के राज्य की सीमा में प्रवेश कर अपना राज्य विस्तार किया। चेर या केरल देश पांड्य क्षेत्र के पश्चिम और उत्तर में स्थित था। चेर या केरल, चेर अर्थात केरल ही समझ लो। ये देश पांड्य क्षेत्र के पश्चिम और उत्तर में स्थित था। संगमकालीन राज्यों में चेर राज्य सबसे प्राचीन राज्य माना जाता है। ऐतरेय ब्राह्मण में चेरपाद शब्द चेरों के लिए प्रयुक्त हुआ है। अशोक के बृहत शिलालेख में चेरों का उल्लेख केरल पुत्र के रूप में हुआ है। अशोक के बृहत शिलालेख में चेरों का उल्लेख केरल पुत्र के रूप, अर्थात केरल पुत्र, चेरों को केरल पुत्र कहा गया है। चेर शब्द की उत्पत्ति तमिल शब्द चेरल या चरल से हुई है, जिसका अर्थ होता है पर्वतीय देश। चेरल या चरल का अर्थ होता है पर्वतीय देश। चेर राजा चेरलतन अर्थात पर्वतीय देश के स्वामी कहलाते थे। चेर राजवंश का राजकीय चिन्ह धनुष था। चेर राजवंश का राजकीय चिन्ह धनुष था। आपने देखा सभी का एक राज चिन्ह होता था, एक राजकीय चिन्ह होता था। जैसे आपने देखा पांड्य का जो राज्य चिन्ह था वो था मछली, और चोल का जो था ये था धनुष, बाघ था, और चेर का धनुष। अब इनके जो है प्रमुख शासक देख लेते हैं। चेर राजवंश के प्रमुख शासक देख लेते हैं। तो इनके प्रमुख शासकों में पहले हैं उदयनजरेल। पहले जो शासक है उनका नाम है उदयनजरेल। यह प्रथम चेर शासक था, जिसका काल लगभग 130 ईस्वी माना जाता है। इसके संदर्भ में कहा जाता है कि इन्होंने कुरुक्षेत्र में भाग लेने वाले सभी योद्धाओं को भोजन कराया था। भाई माना जाता है कि उदयनजरेल ने जो कुरुक्षेत्र में योद्धा भाग लिए थे उन सभी को भोजन कराया था। इसी कारण से इन्हें महाभोजन उदयनजरेल की उपाधि प्रदान की गई है। नेदुनजेरल आदन, तत्पश्चात जो शासक हैं उनका नाम है नेदुनजेरल आदन। इसने मदुरै को अपनी राजधानी बनाया। इसकी उपाधि अधिराज थी। इसके द्वारा हिमालय तक विजय और उस पर्वत पर चेर राज चिन्ह अंकित करने की बात की गई है। इसका चोल शासक इलंजेती चेन्नी से संघर्ष हुआ था।
संघर्ष के दौरान दोनों राजाओं की मृत्यु हो गई और इनकी रानियां सती हो गई। नेदुंजेरल आदल के समय में पश्चिमी जगत से व्यापार बहुत महत्वपूर्ण विशेषता थी। ध्यान देना, नेदुंजेरल आदल के समय पश्चिमी जगत से व्यापार महत्वपूर्ण विशेषता थी, अर्थात पश्चिमी जगत से व्यापार होता था, अच्छा खासा व्यापार होता था। परंतु व्यापार इसमें कदम्बो नामक जनजाति बाधा उत्पन्न करती थी, जिसका उन्होंने दमन किया। व्यापार करने में एक जनजाति थी कदम्बो, जो बाधा उत्पन्न करती थी, जिसका उन्होंने दमन किया, अर्थात उनको खत्म किया। इसके बाद आते हैं कुट्टवन। कुट्टवन नेदुंजेरल आदन के छोटे भाई कुट्टवन ने कोंगू के युद्ध में सफलता प्राप्त कर चेर राज्य को पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्र तक विस्तृत कर दिया। ध्यान देना, कुट्टवन ने क्या किया, ये कोंगू के युद्ध में सफलता प्राप्त किए और चेर राज्य को विस्तृत किए। कहाँ तक विस्तृत किए? पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्र तक। इसने अधिराज की उपाधि धारण की। कुट्टवन ने अधिराज की उपाधि धारण की। इसके बाद आते हैं सेंगुट्टुवन अथवा धर्मपरायण कुट्टवन। सेंगुट्टुवन अथवा धर्मपरायण कुट्टवन, जिनका शासनकाल लगभग 180 ईस्वी है। चेर कवियों के अनुसार उनका सबसे बड़ा शासक सेंगुट्टुवन था, जिसे लाल या भला चेर कहा जाता था। इसने अधिराज की उपाधि धारण की तथा चेर राज्य में पत्नी पूजा प्रारंभ करवाए। ध्यान देना, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात यही इसमें है कि चेर राज्य में कुट्टवन ने जो है चेर राज्य में पार्टनी अर्थात पत्नी पूजा प्रारंभ करवाई। जब इसने जो है अधिराज का जो है उपाधि धारण किया तो पत्नी पूजा प्रारंभ करवाई, जिसका उल्लेख 10 गीत में मिलता है। इसे कणगी पूजा भी कहा जाता है। इसे कणगी पूजा भी कहा जाता है, जिसमें पत्नी पूजा होती है। आप देख सकते हैं कि सिलप्पाधिकारम के अनुसार पत्नी पूजा के प्रचलन में पांड्य एवं चोल शासकों के साथ श्रीलंका के शासक भी सहायक हुए। जो सिलप्पाधिकारम ग्रंथ के अनुसार पत्नी पूजा के प्रचलन में, पत्नी पूजा का जो प्रचलन था उसमें पांड्य एवं चोल शासकों के साथ श्रीलंका के शासक भी शामिल हुए थे। चेर राजा ने बलिपुरम के युद्ध में 9 चोल शासकों को पराजित किया तथा कदम्बों का विनाश किया। इसके पश्चात इसने कदलपिक्कोत्ती अर्थात समुद्र को पीछे हटाने वाला की उपाधि धारण की थी। पेरुंजरेल इरपोरई, ये थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो रहा है क्योंकि ऐसे नाम है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। पेरुंजरेल इरपोरई, जिनका शासनकाल है 190 ईस्वी। यह चोल शासक करिकाल का समकालीन था। इसके समय में आदिगयमान नडुमानंजी तगडूर शासक था। इनसे शासनकाल में जो है आदिगयमान नडुमानंजी तगडूर शासक था। इसने दक्षिण में गन्ने की खेती की प्रारंभ की थी। पेरुंजरेल इरपुरई ने गन्ने की खेती प्रारंभ की। इसके बाद आते हैं कुडक्को इलंजेरल इरपुरई। कुडक्को इलंजेरल इरपुरई इस चेर वंश का अंतिम शासक था। यह जो है चेर वंश का अंतिम शासक था। इसका काल लगभग 190 ईस्वी माना जाता है। ये तीनों राज्य अपने प्राकृतिक संसाधनों और विदेशी व्यापार से अत्यधिक लाभ उठाते रहे। यह मसाले विशेषकर गोल मिर्च उपजाते थे, जिसकी पश्चिमी विश्व में बहुत मांग थी। उन्हें अपने हाथियों से दांत मिलते थे, जो पश्चिम में बहुत मूल्यवान समझे जाते थे। समुद्र से मोती एवं खानों से रत्न प्राप्त होते थे तथा इन दोनों वस्तुओं का निर्यात पश्चिमी देशों में अत्यधिक मात्रा में होता था। इनके अतिरिक्त वे मलमल और रेशम भी पैदा करते थे। कहा जाता है कि उनका सूती का कपड़ा सांप के केचुल जैसा पतला होता है। इतना अच्छा जो है ये कपड़ा बनाते थे। उरैयूर अपने सूती कपड़े के व्यापार के लिए जाना जाता था। जब ईसा की पहली सदी के आसपास मिस्र और रोम का प्रांत हो गया और मानसून का सटीक अनुमान होने लगा, तब इस व्यापार को अत्यधिक बल मिला। धन और तलवार। जो सौदागर माल लेकर एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, उनसे पारगमन शुल्क वसूल किया जाता था। ध्यान देना, जो सौदागर अर्थात जो सामान बेचने वाले व्यक्ति
एक जगह से दूसरे जगह घूमते थे उनसे एक शुल्क लिया जाता था जिसका नाम है पारगमन शुल्क। युद्ध और राज्य व्यवस्था का वास्तविक आधार कृषि से होने वाली नियमित आय थी। खेतों में धान, रागी और ईख की उपज होती थी। कावेरी डेल्टा के विषय में कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकती थी। तमिल प्रदेश में मुख्यतः अनाज, फल, गोल मिर्च और हल्दी की उपज होती थी। किसानों के वसूल गए करों से राज्य अपनी सेना रखता था। किसानों से जो कर वसूले जाते थे उससे जो है सेना का खर्च चलाया जाता था। सेना में बैल जुड़े रथ, हाथी, घुड़सवार और पैदल सिपाही रहते थे। युद्ध में हाथी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। घोड़े समुद्र के रास्ते पांड्य राज्य में बाहर से मंगाए जाते थे। आप देख सकते हैं ये 3 शासक हैं और तीनों जो है तीनों राजवंशों के शासक हैं। इसमें ये देख रहे हैं आप पांड्य शासक हैं जिनके हाथ में जो ये पताका है इसमें मछली का राज चिन्ह है। दूसरे शासक जो हैं ये हैं चोल शासक, इनकी पताका में बाघ का राज चिन्ह है। और तीसरे शासक हैं चेर जिनके हाथ में पताका है और इसमें जो है धनुष छपा हुआ है, इनका प्रतीक धनुष है। तो ये रहा आपका पांड्य, चोल, चेर राजवंश। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।